कंपनी का संवैधानिक विकास। कंपनी के संवैधानिक विकास की मुख्य वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में सत्ता ग्रहण करने के पश्चात सभी जगह प्रशासनिक अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण व्याप्त होना। कंपनी के अधिकारी जनता के शोषण और स्वयं के लिए अधिकाधिक धन एकत्रित करने में व्यस्त थे, क्योंकि वे शीघ्र ही अधिक से अधिक धन कमाकर स्वदेश लौटकर इस धन से वहां के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें वहां पर नवाब की संज्ञा दी गई, जो कि भ्रष्ट रूप का धोतक था। इसके अतिरिक्त सीमा विस्तार तथा विभिन्न युद्धों में भारी व्यय के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि वह अपने ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कठिनाइयों का अनुभव कर रही थी। साथ ही कंपनी ने 1772 ईस्वी में वास्तविक लेखे को झुठलाकर 12.5% का लाभांश जारी रखा, जबकि कंपनी उस समय 60 लाख पाउंड के ऋण में थी। ये विसंगतियां इतनी स्पष्ट थीं कि सन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति एवं गुप्त समिति नियुक्त की। गुप्त समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन 3 मई 1773 ईस्वी को प्रस्तुत किया और प्रतिवेदन के फलस्वरूप ही लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई को संसद में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। इस अध्याय में हम कंपनी के संवैधानिक विकास का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों में करेंगे। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। नंबर 2, संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी। नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। नंबर 4, 1786 का एक्ट। नंबर 5, चार्टर एक्ट 1793। नंबर 6, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 7, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 8, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 9, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। नंबर 10, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। नंबर 11, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। नंबर 12, भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी। नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। नंबर 14, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। नंबर 15, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी। आइए अब इन अधिनियमों का क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसको पारित क्यों किया गया, अर्थात पारित करने का उद्देश्य क्या थे। इसके बाद हम एक्ट के नियंत्रण एवं प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, उद्देश्य। रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त दोषों को दूर करना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। अधिनियम के संपूर्ण उपबंधों को प्रवर्तन की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसे उपबंध जिनका प्रवर्तन इंग्लैंड में था। नंबर 2, ऐसे उपबंध जिनके प्रवर्तन भारत में थे। नंबर 2, गृह सरकार। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थीं। नंबर 1, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर 2, स्वत्वधारी मंडल कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया। एक्ट के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का हो गया तथा डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की गई, जिसमें से 25% अर्थात 6 सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था, जबकि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो चुनाव में कम से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हों। इसके पहले यह राशि 500 पाउंड की थी। 3, 6 और 10,000 पाउंड के हिस्सेदारों को क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार प्राप्त था। नंबर 2, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी। बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई।
जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। अधिनियम में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन तथा वारवेल को नियुक्त किया गया। इनको इनकी समयावधि से पूर्व केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जा सकता था। नंबर 3, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय, नौसेना, विधि न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। नंबर 4, बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजीकृत होना जरूरी था। नंबर 6, कंपनी के प्रत्येक सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 7, कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपनी काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। नंबर 2, संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अस्तित्व में आने के पश्चात कुछ उपचारार्थ तथा अनुपूरक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिसे 1781 ईस्वी इंडिया एक्ट नाम दिया गया, क्योंकि उपबंध बहुत ही संदेहास्पद थे, जिसकी वजह से उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के मध्य विवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अतः रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1781 ईस्वी में 2 समितियां, नंबर 1 प्रवर समिति, नंबर 2 गुप्त समिति की नियुक्त की। एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने उसी वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। सरकार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, कंपनी के पदाधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय से अधिकतम क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए कलकत्ता के सभी निवासियों पर उसकी अधिकारिता को प्रमाणित किया गया। नंबर 3, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। नंबर 4, कोई भी नियम या विनियम बनाते समय भारतीय धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नंबर 5, अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था थी कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास भेजी जा सकती थी, किंतु 5000 पाउंड से अधिक के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। 1772 तथा 1781 में कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति की नियुक्ति की गई। प्रवर समिति में उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में और गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की। रिपोर्ट में यह पाया गया कि मराठा युद्ध की वजह से कंपनी की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ गईं और उसने 10 लाख पाउंड के एक और ऋण की मांग की, जिसे गुप्त समिति के अध्यक्ष डंडास द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस पर फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार कंपनी की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंपी जानी थी और व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ 9 उपनिदेशकों को। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हो सका। फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला एवं अंतिम अवसर था जब भारतीय मामले पर अंग्रेजी सरकार गिर गई थी।
रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पारित किया, जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, मद्रास एवं बंबई की सरकारें पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन हो गईं। नंबर 2, इस अधिनियम में 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिल गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उनके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा तथा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 ईस्वी तक चलती रही। नंबर 3, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई और इसी एक्ट में यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य का विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध है। नंबर 4, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा ये थी कि इसके द्वारा युद्धों को ही नहीं समाप्त किया गया, अपितु जो प्रत्याभूति संधियां कर्नाटक एवं अवध से की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया, किंतु व्यवहार में इसका पालन नहीं हुआ। नंबर 4, 1786 ईस्वी का एक्ट। पिट ने 1786 ईस्वी में एक अधिनियम संसद के सम्मुख इस भावना से रखा कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। इस अधिनियम के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नंबर 5, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार कॉर्नवालिस को दिया गया उसे आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर अधिकार भी स्पष्ट कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। यह परंपरा 1919 ईस्वी तक चलती रही। नंबर 6, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को पारित करने की मुख्य वजह कंपनी का भारतीय साम्राज्य का बड़ा होना और नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। नंबर 2, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार पहले की भांति ही बना रहा। नंबर 3, कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान था। नंबर 4, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश देने का निश्चय किया गया। नंबर 5, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 7, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के समय मैकाले नियंत्रण बोर्ड का सचिव और जेम्स मिल, जो कि एक ख्याति प्राप्त इतिहासकार एवं बेथम का शिष्य था, इंडिया हाउस में एक ऊंचे पद पर विराजमान था। इसलिए इन दोनों ही व्यक्तियों का 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। नंबर 1, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंपा गया। इस प्रकार भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। नंबर 3, भारतीय कानून को संचित व संहिताबद्ध करने तथा सुधारने की भावना से
एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। नंबर 4, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीयकरण कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास तथा बंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। नंबर 5, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 6, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। नंबर 7, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। नंबर 8, इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसे केवल परिषदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। नंबर 8, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कंपनी का इंग्लैंड में दोहरी व्यवस्था, डायरेक्टरों के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड की अनुपयुक्तता एवं बढ़ते भारतीय साम्राज्य का उचित शासन प्रबंधन आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने 1853 ईस्वी के एक्ट की नींव रखी, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस एक्ट के अनुसार कंपनी को भारतीय प्रदेश तथा राजस्व क्राउन की ओर से न्यास ट्रस्ट के रूप में रखना था। इस प्रकार क्राउन तथा उसका उत्तराधिकारी जब चाहे कंपनी से प्रशासन अपने हाथों में ले सकता था। नंबर 2, इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, किंतु धन कंपनी देगी। नंबर 3, अब डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1854 ईस्वी में इस योजना को लागू करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। नंबर 4, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और जब यह परिषद कानून बनाने के लिए बैठी तो इसमें 6 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को इसके अतिरिक्त 2 अन्य असैनिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य थे। नंबर 9, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1858 ईस्वी के अधिनियम के बारे में जानने से पहले इसके पारित होने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह अधिनियम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के तुरंत बाद पारित किया गया था। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुआ ने भारत में कंपनी शासन के दोषों के प्रति ब्रिटिश जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया। इसी समय ब्रिटेन में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद पामर्स्टन प्रधानमंत्री बने। इन्होंने तत्काल कंपनी के भारत पर शासन करने के अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने का निर्णय लिया। उस समय कंपनी के अध्यक्ष रोस मेगल्स एवं जॉन स्टडर्ड मिल ने इस निर्णय की आलोचना की। 1858 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं शेष 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। इन सदस्यों में आधे से अधिक के लिए यह शर्त थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। नंबर 3, भारत सचिव व उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। नंबर 4, भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा से बाहर की गई फौजी कार्यवाही के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होने के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित शाही दरबार में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि भारतीय प्रशासन में
नियुक्ति के दौरान किसी भी प्रकार से जाति व धर्म को आधार नहीं बनाया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ तथा डलहौजी की विलय नीति निष्प्रभावी हो गई। नंबर 10, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1858 ईस्वी का अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरा, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे, न कि भारतीय प्रशासन में। परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। यह पहला अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया जाएगा जो विधि वेत्ता होगा। नंबर 2, कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के भारतीय थे, पर भारतीय सदस्यों की नियुक्ति के प्रति वायसराय बाध्य नहीं था। इस परिषद का कार्यक्षेत्र कानून निर्माण तक ही सीमित था। नंबर 3, इस अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बंबई एवं मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उनमें संशोधन का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया, किंतु इनके द्वारा निर्मित कानून तभी वैध माने जाते थे जब इन्हें वायसराय भी वैध मानता हो। परंतु कुछ मामलों में, विशेषकर टंकण संबंधी, समुद्री तथा सैनिक मामलों में वायसराय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। नंबर 4, वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे। नंबर 5, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के असंतोष में वृद्धि हुई, क्योंकि भारतीय जनता को वास्तविक अधिकार नहीं प्राप्त हो सका और विधान परिषद के अधिकार अत्यंत सीमित हो गए। नंबर 11, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जहां एक ओर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में असमर्थ था, वहीं दूसरी ओर लिटन की बर्बर नीतियों से जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रशासन में व्याप्त बुराई में सुधार हेतु 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 कर दी गई, परंतु इसमें सपरिषद राज्य सचिव की आज्ञा लेनी होगी और उन्हें ही इन अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने के लिए नियम इत्यादि बनाने होंगे। इस अधिनियम में यह भी सुझाव था कि इस परिषद में कम से कम 40% सदस्य अशासनिक होने चाहिए। नंबर 2, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य मनोनीत करते थे, जबकि अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय नियुक्त करता था। नंबर 3, विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। नंबर 1, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। नंबर 2, इन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। नंबर 4, प्रांतीय विधानमंडलों को बंबई, मद्रास तथा बंगाल में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया, किंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम सीमा 15 निश्चित की गई। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा जहां एक ओर संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला तथा भारतीयों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति एवं गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न किया। नंबर 12, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम।
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं एवं मुसलमानों को प्रसन्न करना तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना था। अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई। इसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्यों में 27 निर्वाचित तथा 5 वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। बंबई, मद्रास, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, जबकि छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 थी। नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। नंबर 1, साधारण निर्वाचक मंडल। नंबर 2, वर्ग विशेष। नंबर 3, विशेष निर्वाचक मंडल। नंबर 3, 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे तथा प्रस्ताव कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रख सकते थे तथा प्रश्न पूछ सकते थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि ये थी कि उसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। नंबर 4, इस अधिनियम का लक्ष्य भारतवासियों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए थी या 10,000 रुपए लगान के रूप में देते थे। बंगाल में वे ही वोट दे सकते थे जिनके पास राजा व नवाब की उपाधियां हों। नंबर 5, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, जो कालांतर में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। नंबर 13, 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। भारत में अंग्रेजी नीति में व्यापक असंतोष, युद्ध संचालन में भारतीय सहयोग की अधिक आवश्यकता, होम रूल आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन आदि के कारण भारत के ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को अधिक सक्रिय योगदान देने का अवसर प्रदान करने के लिए 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 1917 ईस्वी के प्रस्ताव के बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और चेम्सफोर्ड तथा अन्य भारतीय नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। उक्त विचार जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी पर आधारित एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो दिसंबर 1919 ईस्वी में पारित हुआ। इस घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इससे एक युग का अंत और एक नवीन युग का प्रारंभ माना गया। पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा पत्र में किया गया। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, 1917 ईस्वी की मॉन्टेग्यू घोषणा को अधिनियम की प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। अब तक भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाले खर्च भारत के राजस्व से वसूला जाता था, लेकिन अब यह खर्च ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृति धनराशि से किया जाने लगा। नंबर 2, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 व अधिक से अधिक 12 कर दी गई। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नंबर 3, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की गई। नंबर 1, राज्य परिषद। इसमें 60 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 27 मनोनीत व 33 निर्वाचित सदस्य होते थे। नंबर 2, विधानसभा। इसमें 145 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें 41 मनोनीत सदस्य व 104 निर्वाचित सदस्य होते थे। नंबर 4, केवल वित्त संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त थीं।
केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य सरकार से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते थे तथा उनकी आलोचना भी कर सकते थे। नंबर 5, वित्त विधेयक पारित कराने के लिए राज्य परिषद के मत की आवश्यकता नहीं थी। दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में वायसराय संयुक्त बैठक बुला सकता था, जहां बहुमत से अंतिम निर्णय किया जाता था। अध्यादेश और वीटो का अधिकार वायसराय को पहले की तरह बना रहा। नंबर 6, इस अधिनियम की विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना था। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया, जबकि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। नंबर 7, इस अधिनियम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन अर्थात निर्धारण थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय 2 वर्गों में विभक्त किया गया। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। नंबर 1, हस्तांतरित विषय, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों को रखा गया और इसका प्रशासन उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में दिया गया। नंबर 2, आरक्षित विषय, जिसमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि विषयों को रखा गया, जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को करना था। इस द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनिल कर्टिस था। द्वैध शासन प्रणाली को 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चलती रही, किंतु बंगाल में 1924 से 1927 ईस्वी तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 ईस्वी तक यह कार्य नहीं कर सकी। केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, जबकि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, जो 6 महीने तक प्रभावी रहता था। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकी। नंबर 14, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी के एक्ट के पारित होने की परिस्थितियां 1919 ईस्वी के मांट फोर्ड अधिनियम के पारित होने के बाद से ही बनने लगी थीं, क्योंकि 1919 के अधिनियम को जांच के बाद अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशापूर्ण बताया गया तथा 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम था। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं, किंतु इसमें प्रस्तावना का अभाव था। अंततः 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। यह प्रक्रिया 1927 ईस्वी में प्रारंभ की गई और साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व इसमें साइमन आयोग रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलन तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, इन सभी दस्तावेजों का सहयोग लिया गया और यही 1935 के अधिनियम के मुख्य आधार बने। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। समाप्त ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर था। संघ का निर्माण तभी होता जबकि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें भी संघ में शामिल हों। देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह अधिनियम प्रस्तावित भारतीय संघ योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका। नंबर 2, 1935 के भारतीय अधिनियम ने द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया, जबकि विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। नंबर 1, संघीय सूची, इसके अंतर्गत 59 विषय थे। नंबर 2, प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। नंबर 3, समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। नंबर 3, संघीय सूची को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, आरक्षित, नंबर 2, हस्तांतरित। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले मात्र ईसाई धर्म से तथा कबायली क्षेत्र आरक्षित विषय थे।
जबकि मुद्रा, डाकतार, रेल, रेडियो, वायरलेस आदि हस्तांतरित विषय थे। नंबर 4, संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे। नंबर 1, संघीय विधानसभा। यह निम्न सदन था। इसकी सदस्य संख्या 375 थी, जबकि इसमें से 125 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। नंबर 2, संघीय सभा। यह उच्च सदन था। इसमें सदस्यों की संख्या 260 थी, जिसमें 104 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। नंबर 5, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। नंबर 6, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर हरिजनों तक विस्तृत किया गया। नंबर 7, इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नंबर 8, इसी अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नंबर 9, कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार। नंबर 10, इस अधिनियम के तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में बहुतायत अच्छाइयों के बाद भी बहुत सारे दोष विद्यमान थे, जैसे वायसराय भारत में किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था, जिससे जनप्रतिनिधियों के प्रभावी होने की संभावनाएं खत्म हो गईं। इसलिए भारतीय नेताओं ने इसके विषय में तरह तरह के मत दिए। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी और मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप में जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा, जबकि राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा कहा। इसके अलावा जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ बताया और नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा। नंबर 15, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को दिया गया एक अभूतपूर्व तोहफा था। स्वतंत्रता का यह महान ऐतिहासिक तोहफा असंख्य स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के त्याग का परिणाम था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार थे। नंबर 1, भारत का विभाजन कर उसके स्थान पर भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाए। नंबर 2, भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी इच्छानुसार भारत तथा पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकती हैं। नंबर 3, जब तक दोनों अधिराज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं करवा लिया जाता, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। नंबर 4, जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही चलाया जाएगा। नंबर 5, दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग हो जाएं। नंबर 6, ब्रिटेन में भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। नंबर 7, 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग वायसराय कार्य करेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सभी संधियां एवं समझौते समाप्त माने जाने की घोषणा की गई। कंपनी का संवैधानिक विकास। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया। नंबर 2, 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत स्थित कंपनी को नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया तथा बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नंबर 5, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नंबर 6, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। नंबर 7,
1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। नंबर 8, 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। नंबर 9, 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया। नंबर 10, 1858 ईस्वी के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की। नंबर 11, 1858 ईस्वी के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। नंबर 12, भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय की उपाधि मिली। अब वह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। नंबर 13, 1861 ईस्वी के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। नंबर 14, 1892 ईस्वी के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करनी थी। यह सरकार का एक सकारात्मक प्रयास था। नंबर 15, 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। नंबर 16, 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। नंबर 17, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। नंबर 18, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। नंबर 19, द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनिस कर्टिस था। नंबर 20, 1935 ईस्वी का अधिनियम ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। नंबर 21, 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए कहा गया। नंबर 22, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में की गई तथा केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। कंपनी का संवैधानिक विकास। प्रश्न उत्तर। प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर। प्रश्न 1, किस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। प्रश्न 2, भारत में किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? उत्तर, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी। प्रश्न 3, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? उत्तर, 1853 ईस्वी में। प्रश्न 4, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? उत्तर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी। प्रश्न 5, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? उत्तर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। प्रश्न 6, भारत में द्वैध शासन किसके तहत प्रारंभ किया गया? उत्तर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। प्रश्न 7, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का। प्रश्न 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? उत्तर, साइमन कमीशन के। प्रश्न 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 ईस्वी में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? उत्तर, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में। प्रश्न 10, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? उत्तर, 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से। प्रश्न 11, भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? उत्तर, माउंटबेटन योजना। प्रश्न 12, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किस बोर्ड को स्थापित किया गया? उत्तर, नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न 13, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? उत्तर, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार से। प्रश्न 14, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। प्रश्न 15, 1919 ईस्वी अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? उत्तर, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। प्रश्न 16,
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रश्न 17, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? उत्तर, 1946 ईस्वी में।